तो आप सभी का स्वागत है प्राइम न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी। तो लगातार जिस तरह से मिसगाइडेड मिसाइल की यहाँ पर बात कर रहे थे मीनाक्षी, थोड़ी देर पहले हमने तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई थी, तमाम प्रवक्ता भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे और ये हम समझने की आज हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से इन मिसगाइडेड मिसाइलों के चलते पूरा देश फिर से एक बार कोरोना की चपेट में आ सकता है। लगातार जो मामले आ रहे थे, जो लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे थे, उन पर हमने काबू पाया है। कुछ और तस्वीरें हम यहाँ पर अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखाते हैं ताकि वो समझ पाएं कि किस तरह लापरवाही की जा रही है। हो जाएगा तो देखिए कॉन्फिडेंस कितना हुआ है। क्यों करेंगे? मास्क कहाँ है? तो इससे कोविड कर सकता है। आप लोग मास्क क्यों नहीं कर रहे अस्पताल में है? वहाँ पे ड्यूटी भी कर रही हैं, आप सब हैं कर्मचारी हैं, तब भी आप लोग मास्क क्यों नहीं कर रहे हैं? किस क्षेत्र में काम करते हैं? तो क्या जागरूक करते हैं लोगों को आप? आप ही मास्क नहीं लगाएंगे तो कैसे जागरूक करेंगे? नहीं, मास्क हम लगाए हैं, हम लोग लगाते हैं, बताते भी हैं कि मास्क लगाए। मास्क कहाँ है आप लोगों को? लगाए कोविड से नहीं ले रही है? तो मास्क लगा के भी कर सकते हैं। आप बैठे हुए हैं लोगों के साथ में। ठीक है तो कल करवा लीजिए। मास्क लगा लिया करके आप लोग मास्क लगा रहा हूँ अभी। अरे अस्पताल में बैठ के मास्क नहीं लगा रहे। समय तो लगाया तब भीड़ खत्म तब लगता है। डॉक्टर और अस्पताल हम लोग तो कहीं नहीं 24 घंटे लगाओ घर में। अरे मरेंगे तो मर जाएंगे, लगाएगा मास्क भी का भीड़ खत्म हो गई तो मिलता है। तुम गाय है काम होता है, 3-4 मिनट लगाया। अरे हम बता रहे थे घर में डॉक्टर सब लोग बोलते ना, अब तो हॉस्पिटल ठीक है, सरकारें बोल रही है तो बोलने दो। भीड़ आती तो लगा, घर में आसन वाले आदमी लगाएगा घर में। आप मास्क नहीं लगाए हैं, सरकारी गाइडलाइन से मास्क क्यों नहीं लगाए आप? अरे वो हमें कहने मास्क निकाल रहे थे, बाबा रखो है मास्क। अच्छा रखा है, दूसरों को ज्ञान दे रहे हो, आप खुद नहीं लगा रहे हैं। वो तो ऐसा है। हैं? हाँ बाबा है, रखो है, वो धुल के रखे थे उसने। कितने नहीं कर रहे आप? अब तो जैसे कोई और नहीं है, कोई दिक्कत तो कोई नहीं करवा। मास्क लगाना जरूरी है, मास्क लगाना। भाई ये तो हम नहीं बता सकते, जब ऊपर से गाइडलाइन तो लगाऊँ कर रहा हूँ, तो हम लोग ने लगाए, हम तो लगाएंगे। उसको बंद कर लिए ना, जानते हैं इस समय कोविड संक्रमण तेजी से घट रहे हैं। अब उसको आप सरकार का जो सरकारी गाइडलाइन उसको फॉलो करिए। हाँ नहीं ठीक है, लेकिन फिर भी देखिए अभी कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कहेंगे सरकार व्यवस्थाएं नहीं कर रही, ऐसा नहीं ऐसा तो गलत है। नहीं मास्क नहीं लगाते क्यों? अरे हम मास्क नहीं क्यों नहीं लगाते बताइए, आप जानना चाहते हैं। इस तरह महामारी फैली हुई थी जिले में और सुनिए मेरी बात, सुनिए मास्क लगाइए। सरकार बार बार अपील कर रही है, आपके लिए सेफ्टी है ना, तो मास्क लगाते रहिए। हॉस्पिटल में घूम रहे हैं, नहीं हॉस्पिटल परिसर में आप मास्क नहीं लगा रहे, सरकार बार बार अपील कर रही है कि आप मास्क लगाइए। हाँ, और मास्क लगा, अगर कोई व्यवस्थाएं नहीं होगी तो आप लोग सरकार पे फोड़ेंगे कि व्यवस्था नहीं दे रही सरकार, ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। नहीं मुझसे एक वादा करिए, आपकी आइंदा से बाहर निकलेंगे तो मास्क लगाएंगे, उधर कैमरे से। एकदम हम वादा करते हैं कि मास्क जरूर। काफी आज की तो ये जिस तरह की तस्वीरें हमने दिखाई यहाँ पर मीनाक्षी, देखकर वाकई में डर लगता है कि लोगों की मानसिकता अभी भी 1 साल बाद ऐसे कैसे हो सकती है। पहली लहर से हम जूझे और उबर भी गए, दूसरी लहर से अभी भी हम लगातार जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन है, जो इसके आसपास के जो सीमावर्ती राज्य हैं वहाँ पर भी लॉकडाउन है। लेकिन उन सब के बावजूद इस तरह का रवैया कि वो मास्क के महत्व को अभी भी नहीं समझ रहे हैं, सैनिटाइजेशन के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, सामाजिक दूरी को तो बिल्कुल भूल ही चुके हैं। ऐसे फिर कैसे काम चलेगा? क्योंकि मीनाक्षी ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि जिस तरह से प्राइम न्यूज के कैमरे जगह जगह पहुंचे, अस्पतालों का हमने सर्वेक्षण किया और ये पाया कि जहां पर संक्रमण सबसे ज्यादा हो सकता है, लोग वहां पर इस संदेह के साथ ही जाते हैं अगर बीमार पड़ते हैं कि मुझे कोरोना है, मैं इसलिए अस्पताल आया हूं। साथ में उसके साथ जो तीमारदार है वो भी इस बात को जानता है कि संभावित कोरोना का मरीज हमारे साथ जा रहा है, उसके बाद भी मास्क को लेकर इस तरह की लापरवाही। तो इस तरह से तो हालात बहुत ज्यादा बेकाबू हो सकते हैं और आगे चल के।
बिल्कुल आलोक, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। आपने कहा कि दूसरी लहर के बावजूद लोग इस तरह का रवैया अख्तियार कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ पर आलोक कि दूसरी लहर के पीछे जो सबसे मुख्य कारण बताया गया वो यही बताया जा रहा था कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने के कारण ही दूसरी लहर इतने भयावह रूप में हम सबके सामने आई और कहीं ना कहीं सभी ने अपने किसी करीबी, किसी ना किसी जानने पहचाने वाले को खोया है। और ऐसे में इसके बावजूद, इस तस्वीर को देखने के बावजूद भी इस तरह का रवैया, आखिर मतलब कब तक इस तरह का रवैया लोग अख्तियार करते रहेंगे और ये और भी भयावह स्थिति को जन्म दे सकता है। आलोक, तीसरी लहर की बात कही जा रही है और जाहिर तौर पर इस तरह का रवैया रहा लोगों का, तो तीसरी लहर को आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बिल्कुल, और यहाँ पर तीसरी लहर की बात से भी ज्यादा जरूरी ये बात है कि आखिर तीसरी लहर को हम मानकर चले ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है वो यही है कि कुछ ऐसे जिले भी हैं जहाँ की तस्वीरें अगर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे तो वो भी यहाँ पर चौंक जाएंगे देखकर। तब भी आप मास्क नहीं लगाएं। पान मसाला खाएं क्या? अस्पताल में बैठे हैं आप कर्मचारी और पान मसाला भी खाएं क्या? डॉक्टर साहब मास्क नहीं लगाए हैं आप, मास्क नहीं लगाया, मास्क। जी जी, लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए क्या आपको लगता है? अकेले कैसे बैठे हैं? 3 लोग कमरे में मौजूद हैं। जी सर। कोरोना यूपी में कम हो रहा है, जिम्मेदार पद पर हैं, उस हिसाब से मास्क लग गया, तुरंत लग गया, अभी लगाना, तुरंत लग गया। पहले क्यों नहीं लगा? आपसे जांच मास्क कितना जरूरी है आम आदमियों के लिए? बहुत जरूरी है। कल आ गई थी, मैं तुरंत लगा दिया। मास्क कहाँ है आपका? आप लोग जिम्मेदार आदमी होकर के, फार्मासिस्ट होकर के मास्क नहीं लगाते? लगाते हैं तो सब कहाँ तक लगाए? मास्क नहीं लगा आंटी, आंटी मास्क पे अकेले बैठे, जब वजह से नहीं लगा। नहीं, मास्क दो रखे नहीं तो लगाया क्यों नहीं फिर? इसलिए नहीं लगाया कि अकेले बैठे कोई है नहीं यहाँ। नहीं, यहाँ तो हॉस्पिटल। अच्छा, आप कर्मचारी हैं क्या हॉस्पिटल? तो फिर आप ही नहीं लगाएंगी तो लोग कैसे? कोई था नहीं इसलिए नहीं लगाया। नहीं, सरकार तो कह रही है ना कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क का प्रयोग करें। ये बात तो सही है, हम भी मान रहे। हॉस्पिटल में किस लिए आया? मेरे साथ आया। तो मास्क क्यों नहीं लगाए? नहीं, सरकार कह रही है इतना कि पालन करो आप लोग। ये है, मास्क मिलते ही नहीं है, लगा रहे हैं हम 4 दिन से। किस लिए आए थे आप लोग हॉस्पिटल? कौन? आप लोग? हम? हाँ, हम इसलिए आए थे कि हमारी जो ड्यूटी है यहाँ। अच्छा, ठीक। नहीं, आप तो क्या कर्मचारी हैं क्या? हम कर्मचारी हैं। कर्मचारी होने के बावजूद भी आप बताइए, कोविड तो आपकी आपको कुछ सही है, लेकिन अब हम लगाए रहे, मिल जाए तो मिल जाता, नहीं मिलता नहीं, यहाँ तो बहुत सुरक्षा नहीं है, फिर भी हम लोग तो लगाए हैं, फिर भी लगाए हैं टूटा फूटा जैसा भी है। यहाँ पता है, यहाँ कोविड के मरीज भी रहते हैं, आपको नहीं पता है? मास्क नहीं लगाया है आपको? तो ये L2 सेंटर है ना, यहाँ कोविड के मरीज रहते हैं। लगाया था, L2 सेंटर में है और देख के कैमरा मास्क लगा रहे हैं। अभी यहाँ सुनते थे, अभी आ रहे। तो मास्क तो लगा के रखना चाहिए। मास्क नहीं लगाया है आपने? हम यहाँ से बोले हैं बाहर से, बाहर से है, ये तो L2 सेंटर है ना, तो क्यों डॉक्टर बता सकते हैं इनको प्रिकॉशनरी? आप भाई हम बता ही सकते हैं, कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। अब नहीं लगा रहा, नहीं लगा रहा, नहीं लगा रहा, उसकी मर्जी ना। आपको मास्क नहीं लगा रखा है, कोरोना काल चल रहा है, मास्क के लिए अस्पताल के बाहर बैठे हैं, आपको मास्क नहीं लगा रखा है अपने स्टाफ हॉस्पिटल में। अभी तो सारे चाय पी के आए हैं, काफी देर से मैं आपको देख रहा हूँ। अभी तो हम चाय पी के आए हैं। हॉस्पिटल के स्टाफ हैं जी। मरीज है आपका? हाँ, मरीज है उनका। मास्क हॉस्पिटल में आप बैठे हैं, मास्क नहीं लगा रखा है, दुपट्टा मास्क नहीं है। नहीं, कहाँ जा रहे हैं? बीमारदार हैं, मरीज के साथ में मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? कोरोना फैला हुआ है, हॉस्पिटल में आप घूम रहे हैं, मास्क क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाया? आप हॉस्पिटल में खड़े हैं, यहाँ पर कोरोना के मरीज भी आते हैं, मास्क क्यों नहीं लगाया?
भाई आप स्वास्थ्य कर्मी हैं, इसके बाद भी आप मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मास्क गाड़ी सुध रहे भाई मेरी गाड़ी में भी चलेंगे तो जो है वायरस तो जो है हवा में है, और जब आप चल रहे हैं गाड़ी पर इसके बाद भी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और जब स्वास्थ्य कर्मी ही मास्क का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर जो है कोरोना संक्रमण की चेन कैसे टूटेगी। भैया आप जो है कोविड वार्ड में बैठे हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और इसके बाद भी जो है देखा जाता है कि बिना मास्क के आप लोग जो है प्रयोग करते हैं। तो जब आप ये नियमों को पालन नहीं करेंगे तो कैसे कोविड पर कंट्रोल किया जाएगा। ये तो अभी आपने देख करके जो है हमें देख करके जो है अच्छा लगाया है। मास्क आपका कहाँ है? क्या हॉस्पिटल में मास्क नहीं है क्या? आप जिला अस्पताल में आए हुए हैं और बिना मास्क लगाए खड़े हुए हैं, कोविड नियमों का आप पालन नहीं कर रहे हैं, क्या वजह? डॉक्टर साहब आप जो है ऐसे पेशेंटों को देख रहे हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं। इनसे अब कह दिए तो ये रोन लगी है, उन्हें कहेंगे तो अब कहेंगे दुष्कार रहे हैं, हमको ये करते हैं, हम वो कर रहे, हमें देख नहीं रहे। तो ये मेरे काम तो नहीं है, तब भी हमने चलो भाई तसल्ली से अब ना नहीं कर पाते, ना इसलिए नहीं कर पाते। कुछ लोग कहते हैं दुष्कार नहीं रह गए, अगले भाई साहब आज तुम सबके लिए पहले प्यारे थे, अब तो हमें दुष्कार बहुत चीजें जब फॉलो नहीं करेंगे तो कोविड के पेशेंट बढ़ेंगे, तो इसके लिए जो है जागरूकता अभी। तो यहाँ पर तमाम मेहमान भी हमारे साथ अब जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लापरवाही के इस स्तर पर किस तरह की तैयारी होनी चाहिए और इसकी जवाबदेही किसकी बनती है। डॉक्टर विजयनाथ मिश्रा हमारे साथ हैं, प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी हैं, BOCU में हैं, और साथ ही डॉक्टर अनिल बंसल हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं DMA के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चंद्रमोहन शर्मा है, प्रवक्ता कांग्रेस है, आपका भी बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज़ पर। साथ ही गौरव मिश्रा है, प्रवक्ता BJP, आपका भी बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज़ पर। गौरव मिश्रा, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह की तस्वीरें हमने दिखाई वो तस्वीरें सच में डरा देने वाली हैं, और प्राइम न्यूज़ की कोशिश यही रही है कि जब सरकार अपना काम कर रही है, सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है, तो क्यों ना आम आदमी की भी एक तस्वीर दिखाई जाए कि क्या इंसान सुधरा है, क्या इंसान ने सबक लिया है। इस तरह के इंसानों के लिए आपके पास किस तरह की तैयारी है, या आप यही बोलेंगे कि अभी हम एक जागरूकता अभियान चलाएंगे और उसके बाद ऑल इज वेल हो जाएगा? सबसे पहले तो प्राइम न्यूज़ को साधुवाद है इस बात के लिए कि इस विषय को उठाया है आपने जागरूकता के दृष्टि से जी। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश में, विशेष रूप से उत्तर भारत में ऐसा देखने में आया है कि लोग बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हैं, हुई पुरानी घटनाओं को भूल जाते हैं। जिस भयावह स्थिति से देश गुजरा है, लापरवाहियां हर स्तर पर, हर लेवल पर देखने को मिलती हैं। लोग प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं और फिर वो मुसीबत में आते हैं, और न सिर्फ मुसीबत में आते हैं, पूरे समाज को मुसीबत में डालते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु जागरूकता और कड़ाई दोनों से इसका अनुपालन होना चाहिए। आत्म अनुशासन भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत से लोग खुद से जागरूक हैं, इसका पालन भी करते हैं, परंतु वो खतरे में आते हैं ऐसे लोगों के कारण जो नियमों का पालन नहीं करते, मास्क का पालन नहीं करते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। मैं कुछ आपको एक छोटा उदाहरण बताता हूँ। मैं वैक्सीन लेने गया था और विश्वविद्या की राजधानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, मैं वहां गया था और वहां एलीट लोग, पढ़े लिखे लोग लाइन में लगे हुए थे, लेकिन इस प्रकार से लाइन में लगे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से पूरी की पूरी धज्जियां उड़ गई थी। और जो लोग वहां पे पालन कराने के लिए जो प्रशासनिक लोग थे या फिर जो सुरक्षा कर्मी थे, वो हेल्पलेस थे, असहाय थे। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हर व्यक्ति को सोचना चाहिए और कोरोना प्रोटोकॉल का जो अनुपालन करने की बात कही गई है, इसको 100% पालन करना चाहिए। जब तक चौतरफा कोरोना के ऊपर वार नहीं होगा, चाहे वो वैक्सीन का वार हो, हमारी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उसको बढ़ाने की बात हो, या फिर कोरोना प्रोटोकॉल के पालन की बात हो, तब कहीं जाकर के हम इस महामारी के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। वरना ऐसे तो वैक्सीन लेने के बाद भी लोग खतरे में पड़ सकते हैं। और किस तरीके से आउटब्रेस्ट होता है ये देश ने देखा। पहली वेव को किसी तरह से इस देश ने संभाला और अनुशासन के कारण, कड़ाई के कारण ही संभाला, लेकिन जिस तरीके से लोग लापरवाह हुए इस दौरान, बीच में जो छूट मिली और हर प्रकार की लापरवाहियां देखने में आई, और जिसके कारण जब ये विस्फोटक स्थिति आई तो वहां से स्थिति बाहर जाती हुई दिखाई दी। तो उसको नियंत्रण में लाया गया, लेकिन नियंत्रण में लाते लाते भी काफी नुकसान हो चुका। नहीं तो गौरव जी, आपने चलिए एक तरह से आपने कम से कम माना तो सही कि लोग बेकाबू हो रहे हैं, लोग अनुशासनहीन हो रहे हैं। आपको दिख रहा है, मान लीजिए किसी विद्यालय में एक हेडमास्टर को दिख रहा है कि उसका बच्चा बिगड़ा हुआ है, जो छात्र है वो मान नहीं रहा है,
तो हेडमास्टर की फिर वहां पर जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या वो बार बार उसको सिर्फ और सिर्फ समझाता रहेगा? कुछ तो दंडात्मक कार्रवाई अब होनी चाहिए ना, क्योंकि अगर इंसान अब भी नहीं समझ रहा है, हर किसी के परिवार से, हर किसी के मोहल्ले से कोई ना कोई कोरोना के चलते जा चुका है, उसके बावजूद अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो अब यहां पर सरकार की फिर क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, समस्या इस बात की है, जब बहुत बड़े पैमाने पर लोग नियमों का उल्लंघन करेंगे, पालन नहीं करेंगे, तो उससे के लिए लॉकडाउन था या फिर आंशिक कर्फ्यू था या फिर रात का कर्फ्यू था, ये सब उसी दिशा में उसको पालन कराने के लिए ये सब बड़े कदम उठाए गए थे। परंतु यदि व्यक्ति दर व्यक्ति कड़ाई करनी शुरू कर दी जाएगी और पुलिस उस पर हस्तक्षेप करेगी या दंडात्मक कार्यवाही करेगी, तो उसका भी एक रोष आता है और विपक्षी दल इसको भी एक मुद्दा बना करके समाज के अंदर में रोष और क्रोध फैलाने का काम करती है। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए पुलिस निश्चित रूप से कार्यवाही कर रही है, निश्चय ही अपने अपने जगह में जहां जो लोग जिम्मेदार है उसको नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु ये पूरी तरह से कानून के हाथ में अगर सोचा जाए कि पूरी तरह से कानून का पालन करने के आधार पर या उसके भय के आधार पर लोग अनुशासन में आ जाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि ये संभव हो सकेगा। जब तक इसमें हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को टोकेगा तभी जाकर के ये संभव हो सकेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं गौरव मिश्रा जी कि केवल कानून के जरिए, सख्ती के जरिए लोगों को नहीं समझाया जा सकता है जब तक कि खुद से लोग ना समझ जाएं। लेकिन चंद्रमोहन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन जी, आपने स्थिति देखी, आपने तस्वीर देखी कि अभी भी लोग मानने को तैयार नहीं है, लापरवाही कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस तस्वीर पे? पहले आपकी प्रतिक्रिया, इसके साथ ये भी जानना चाहूंगी कि कैसे इन लोगों से निपटा जाए, क्या लगता है आपको? देखिए मीनाक्षी जी, हमारे जो मित्र हैं गौरव जी ने अपनी बातों के अंदर 3-4 बातें ऐसी करी जो प्रश्नचिन्ह हो जाते हैं, जिसका जवाब देना स्वाभाविक हो जाता है। आज हमारे देश में जो प्रधानमंत्री है, जो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, जब कोई अच्छी बात आती है तो गौरव जी की पार्टी बोलती है कि वो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं और वो 135 करोड़ जनमानस तक पहुंच जाती है। यानी इसका मतलब देश के प्रधानमंत्री मोरल है और उसका अगुवाई देश की जनता करती है। मास्क की बात आती है, 2 गज की दूरी, मास्क का जरूरी, 2 गज की दूरी, ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी जब अपने वोटों की राजनीति करने जाते हैं तो मास्क उतार देते हैं और हवाई जहाज के 4-10 चक्कर लगाते हैं और भीड़ को देख के अपने गाल थपथपा के खुश होते हैं और ये कहते हैं देखा इतिहास के अंदर इससे ज्यादा बीत नहीं आई। और उसका रिजल्ट चंद्रमोहन जी पीछे मत लौटिए, आगे की बात कर रहे हैं, भविष्य में किस तरह स्थिति को और बेहतर किया जाए, और जो स्वास्थ्य कर्मी, जो आम लोग अभी भी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, उनसे कैसे निपटा जाए? मैं पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन पीछे इसलिए जाना पड़ जाता है कई बार क्योंकि जब हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने जो मिसालें साबित करी, उन मिसालों को अगर आज के नेता नहीं साबित करेंगे तो देश की जनता कैसे लेगी? देखिए, हम आपदा में घिरे हुए हैं और आपदा ऐसी है जो किसी को बख्शने वाली नहीं है। उसके अंदर वाद विवाद नहीं होना चाहिए। वाद विवाद यह है कि अगर कोई प्रश्न होते हैं तो उस प्रश्न को सरकार के नुमाइंदों को समझना चाहिए और वो बिल्कुल हर अथॉरिटी तक पहुंचाना चाहिए, उससे हल होना चाहिए। वैक्सीनेशन की सबसे बड़ी कमी है, वैक्सीनेशन के साथ साथ हम उस चीज को प्रॉपर ढंग से पहुंचा नहीं पाए, जिसका उदाहरण यहां तक आ रहा है, जिसका प्रशंसन मैंने आलोक भाई की डिबेट में बैठ के कई में उठाया कि जो 3 रेट 4 रेट आपने बता दिए वैक्सीनेशन का, उसे आपके सेंटर और सरकारी संस्थाओं में दुरुपयोग होगा, जिसका उदाहरण यूपी के अंदर मिला कि नर्स सुई ढोकती रही और उस इंजेक्शन की सीरीज को संभालती रही। कारण क्योंकि उसको बाहर उसके मोटे पैसे मिल रहे थे। दूरदर्शिता हमारी भाजपा सरकार के अंदर नहीं है, उस चीज को समझ। लेकिन रेवेन्यू की लड़ाई, आज आपने गरीब आदमी को वैक्सीनेशन से दूर कर दिया। आप साधुवाद भी करते हैं बात को, लेकिन गरीब आदमी से अलग आप 900 रुपए की वैक्सीनेशन और 1400 की वैक्सीनेशन प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवा देते हैं और जो जहां पर गरीब आदमी को मिलने चाहिए वहां नहीं लगाते। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। आज लड़ाई इस बात की नहीं है, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, ना राहुल जी राजनीति कर रहे हैं। राहुल जी इस देश के नागरिक हैं। राहुल जी आपसे प्रश्न करते हैं तो उस प्रश्नों में आपको अपने फायदे के लिए और देश के फायदे के लिए प्रश्न का हल ढूंढना है। यही चीज अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, सत्ता रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन राजधर्म निभाना जरूरी है। राजधर्म क्या बोलते हैं कि जब एक राजा प्रतिनिधि बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, तो सब जनमानस उसके हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न तो राम जी के टाइम पर भी एक धोबी ने सीता मैया के ऊपर करा, लेकिन सीता मैया के करने के बाद राम जी ने उसको फांसी थोड़ा चढ़ा दी, लेकिन उसकी सवाल का जवाब देने के लिए उन्होंने वो चीज करी। मैं वहां नहीं जाता हूं। तो आज मोरल अगर हमने सेट करना है मेरे भाई, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे देश के वो लोग जो आज अपने आप को ये मानते हैं कि हमारे कहने से
हवा भी परिवर्तित होती है, उनको मोरल चेक करना पड़ेगा। या तो वो उनको माने जो गौरव जी की बात में आपने एक चीज ध्यान नहीं दी ना चंद्रमोहन जी, गौरव जी की बात में आपने एक चीज ध्यान नहीं दी। इनका सीधा सा कहना है कि मनवाने को तो हम मनवा लें जनता को, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो, मनवाने को हम मनवा लेंगे, लेकिन जैसे हम सख्ती करेंगे तो यही विपक्ष हमारे ऊपर आरोप लगाएगा कि देखिए निरंकुश सरकार है, तानाशाही सरकार है। देखिए आलोक भाई, उसमें क्या है, आप डेमोक्रेसी को छोड़ के अगर आप ऑटोक्रेसी की तरफ चले जाओगे तो मनवाने लग जाओगे। आज भाजपा सरकार ऑटोक्रेसी की तरफ जा रही है, डेमोक्रेसी छोड़ रही है, क्योंकि डेमोक्रेसी का क्वेश्चन क्या है, संविधान ने हमें क्या सिखाया कि इस देश का गरीब से गरीब व्यक्ति भी देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन सकता है, और देश ने दिखाया भी ऐसा करके। तो ये अधिकार आप कैसे छीन सकते हैं? नहीं तो मास्क लगाने का इसके साथ क्या संबंध है? मोरल अधिकार है, और वो मास्क लगाने का इसके साथ क्या है संबंध है? कुछ नैतिक कर्तव्य भी तो होते हैं ना जनता के। नैतिक कर्तव्य तब अच्छे लगेंगे जब उस नैतिक कर्तव्य के लिए देश के प्रतिनिधि सही बातें करेंगे। चंद्रमोहन जी, बार बार आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी मास्क लगाते, वो नहीं जाते चुनावी रैलियों में, तो ये शुरुआत आप नहीं कर सकते थे? कांग्रेस पार्टी ऐसा करती तो, क्योंकि राहुल गांधी बहुत युवाओं के रोल मॉडल हैं, आपको नहीं लगता वो करते तो शायद स्थिति और बेहतर होती? शुरुआत आप ही करिए। बिल्कुल, क्या राहुल जी ने बंगाल के अंदर जैसे हालात को देखे, राहुल गांधी जी ने अपनी रैलियों को खत्म करा और एक मोरल सेट करा कि हमको बिल्कुल नहीं जाना है और हम इस रैली का बायकॉट करते हैं। उन्होंने इस चीज को किया, क्या भाजपा में किसी मंत्री ने करा? उसके बाद 11 रैलियां हमारे देश के प्रधानमंत्री और 17 के लगभग हमारे जो गृह मंत्री उन्होंने करी। तो आज बंगाल की स्थिति क्या है? अभी बंगाल के तो आंकड़े आ रहे हैं, उनके ऊपर आप स्थिति देखिए। लेकिन मैं फिर भी आज भाजपा सरकार के साथ हूं, क्योंकि देश की जनमानस के लिए लड़ते समय हम प्रेशर जरूर करेंगे, लेकिन आदमी तो हमारा ही जाएगा, मेरे देश का जाएगा, तो दुख तो मुझे भी होगा। अगर मेरा दोस्त, मेरा भाई कहीं भी रहता है, कोई इससे ज्यादा दुख होता है मुझे, लेकिन उस दुख के लिए हमें लड़ना पड़ेगा मिलके, राजनीति। बिल्कुल चंद्रमोहन जी, अपना कोई भी जाएगा, देश का कोई भी वासी जाएगा तो जाहिर तौर पर सभी को दुख होगा। डॉक्टर्स का पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, अनिल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल जी, अभी की स्थिति आप देख रहे हैं, आपने वो तस्वीरें देखी जहां लोग लगातार अभी भी लापरवाही कर रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आप इस तस्वीर पर क्या कहेंगे और ऐसे लोगों से कैसे निपटे? देखिए, बहुत सीरियस इश्यू है, क्योंकि कोरोना पहला राउंड आया, अब दूसरे राउंड में बहुत तेजी से फैला। अगर हम अपने को समझाएंगे नहीं, ठीक नहीं करेंगे, तो थर्ड वेव भी आ सकती है, क्योंकि वायरस बहुत जल्दी म्यूटेट करता है, और अगर नया वायरस आ गया तो इसको फैलने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमें प्रिकॉशन लेनी है। मेन प्रिकॉशन क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग, बड़ी बड़ी रैली ना करें, धार्मिक प्रोग्राम में ना जाएं, जो शादियां होती हैं, फंक्शंस होते हैं, वो सूक्ष्म हो, जिससे लोगों की गैदरिंग कम से कम हो। तो लोगों को जिंदा भी रहना है, अपनी नौकरी भी करनी है, उनको अपना बिजनेस भी चलाना है, घर का खाना भी चलाना है, तो उसके अंदर प्रिकॉशन लेके रखें और कोशिश करें कि जहाँ भी भीड़ हो तो उसके अंदर बिल्कुल ना जाए। हमारे यहाँ एक बहुत शो बिजनेस बन चुका है, मैरिज और किसी की डेथ हो जाए या किसी के जन्मदिन के फंक्शन है, वो इतने लार्ज स्केल पर होते हैं कि हजारों लाखों में आदमी आते हैं और उसमें प्रेस्टीज बनती है। तो उससे पर हट के इस प्रिकॉशन को जरूर लें, नहीं तो तीसरी वेव अगर आएगी तो उससे बहुत नुकसान होगा। हमें एज ए डॉक्टर लोगों को यही कहना है कि देखिए, हर एक के घर में कोई ना कोई कैजुअलिटी हुई है और आने वाले टाइम में और भी हो सकती है। हम थर्ड वेव को रोक सकते हैं अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं, जिसके अंदर सबसे बड़ी सोशल गैदरिंग, क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा इन्फेक्शन फैलता है और वो भी तेजी से फैलता है। आपने देखा पहली वेव के अंदर इतने लोग नहीं थे, दूसरी वेव में लोगों ने सोचा हमने कोरोना को हरा दिया और उन्होंने सावधानियां छोड़ दी, जिसका नतीजा अप्रैल के अंदर तेजी से केसेस बढ़ने शुरू हो गए। जब हमने लॉकडाउन किया और स्ट्रिक्ट एक्शन लिए तो फिर दोबारा कम होने शुरू हो गए। लेकिन लॉकडाउन हमेशा तो नहीं रह सकता, तो जब भी ये लॉकडाउन हटेगा और लोग अगर चेंज नहीं करेंगे तो फिर ऐसी स्थिति दोबारा आ सकती है, थर्ड वेव, फोर्थ वेव भी आ सकती है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है सबको मिलके, पॉलिटिकल पार्टीज को, ऑफिसर्स को, एक दूसरे पे अब ब्लेम ना करें, जो हो गया हो गया। आगे कम से कम लोगों को समझाएं कि अपने को स्वस्थ रखने के लिए ये चीजें करनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर विजयनाथ मिश्रा हमारे साथ हैं, प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी हैं। आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज़ पर। डॉक्टर विजयनाथ, हम आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, तमाम ऐसे केसेस सामने आए थे कि जो पोस्ट कोविड मरीज थे उनको न्यूरोलॉजिकल बहुत सारी डिसऑर्डर्स का सामना करना पड़ रहा था। किसी को लकवे की समस्या आ रही थी, किसी को हल्का हल्का उसको मेमोरी लॉस की दिक्कत आ रही थी।
साथ ही किसी का आधा चेहरा सुन्न हो जा रहा था। तो इस तरह की तमाम समस्याएं सामने आई। मतलब जब आप कोरोना संक्रमित हैं तब आप कोरोना से जूझते हैं, और जब आप कोरोना से ठीक हो जाते हैं उसके बाद भी कुछ ऐसी समस्याएं सामने आती हैं जो कि जिंदगी भर आपके साथ चल सकती है। तो कितना गंभीर पूरा मामला है। लेकिन फिर भी जब हमने ये तस्वीरें दिखाई, अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितने लापरवाह हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो तो लापरवाही बरत ही रहे हैं, जो तीमारदार जा रहे हैं वो भी लापरवाही बरत रहे हैं। आप यहाँ पर अपना क्या सुझाव देना चाहेंगे? आज आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। हेलो जी बोलिए। हेलो, आपकी आवाज आ रही, बोलिए आप। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप बोल सकते हैं। हेलो। तो विजयनाथ जी तक हमारी अभी आवाज नहीं जा रही है। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के उस पार आते हैं। विजयनाथ जी, आपसे हम जरूर समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरह के कदम उठाए जाने की सख्त जरूरत है। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। लगातार तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, डॉक्टर विजयनाथ मिश्रा, प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, डॉक्टर अनिल बंसल हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं डीएमए के, आपका भी बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। चंद्रमोहन शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस और गौरव मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो विजयनाथ जी, आपसे बात हो रही थी, आपसे हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि न्यूरोलॉजी के हिसाब से भी जो पोस्ट कोविड मरीज हैं उनमें भी तमाम तरह की समस्याएं सामने आ रही थी। आप अब यहाँ पर क्या सुझाव देंगे, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें प्राइम न्यूज ने दिखाई उससे साफ तौर पर पता चलता है कि अभी भी लोग कोरोना की गंभीरता को समझ नहीं रहे हैं। पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक बहस छेड़ा है, और हमारे सीनियर डॉक्टर बंसल वहाँ हैं, मैं उनको गुड इवनिंग कहता हूं, और दोनों जो हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस मैं उनको भी सादर नमस्कार, आप लोग को भी सादर प्रणाम जी। जो ये बातें हो रही हैं कि मास्क की और प्रिकॉशंस की, ये मैं आपके जरिए एक बात बताना चाहता हूं कि जो हम न्यूरोलॉजी के पेशेंट हों, चाहे कार्डियोलॉजी के हों, चाहे जनरल मेडिसिन के किसी भी ब्रांच के पेशेंट हों, जो रिकवरीज हो रही हैं वो समझिए कि एक तरीके से उनको एक जीवन दान मिल रहा है। लेकिन अगर हम ये बात नहीं समझेंगे, अगर कॉमन मासेस के अलावा जो हॉस्पिटल स्टाफ है, कॉमन मासेस है, गांव है, अगर ये बात हम नहीं समझेंगे कि प्रिकॉशन के क्या महत्व है, कोविड बिहेवियर का क्या महत्व है, तो नेचुरली जो बात हम बार बार कह रहे हैं थर्ड वेव, अरे कोई थर्ड वेव ऐसा तो है नहीं कि जरूरी है आना, लेकिन थर्ड वेव हम खुद अपने व्यवहार से लाने के लिए कर रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मैं जो ग्रामीण क्षेत्र है बनारस के बगल में मिर्जापुर, चुनार, वहां आपने करीब 12 गांव में गया था। उन गांवों का बिहेवियर और शहर के कई जगहों के बिहेवियर, मुझे तो कोई अंतर नहीं दिख रहा है। इन लोगों को कोई समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग अपने आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं। इतनी बड़ी विभीषिका इन्होंने देखी है। तो ये सबका काम है, ये एक सरकार का काम अकेले नहीं हो सकता, ये सामाजिक परिवर्तन चाहिए। और इसमें सारी राजनीतिक पार्टियों को मैं अनुरोध करूंगा कि अपना डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस को किनारे रखिए, समाज के लिए सबके साथ जुड़िए, आइए, और थर्ड वेव को हम उसकी चिंता लोगों के मन से तभी निकलेगी, या उसकी व्यवहार जब हम अपने बदलेंगे तभी थर्ड वेव की बात हम दूर कर पाएंगे। नहीं तो थर्ड वेव कितना विकराल होगा, कैसा होगा, किस म्यूटेशन के वायरस से वो आएगा हम नहीं जानते। इसलिए वैक्सीनेशन और प्रॉपर कोविड बिहेवियर ही इसका इलाज है, और कोई इलाज नहीं। बिल्कुल मीनाक्षी। बिल्कुल गौरव मिश्रा जी, आपके पास आऊंगी मैं, क्योंकि देखिए लगातार अब यही कहा जा रहा है कि किस तरह से इसको काबू में किया जाए, किस तरह लापरवाह लोगों को भी रोका जाए। क्या आपको लगता है, क्योंकि देखिए अभी भी जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, पहले उन पर 1000 का जुर्माना, फिर 10,000 का जुर्माना, फिर ये कहा गया कि उनकी तस्वीर को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि कहीं कोई सख्ती में कमी रह गई जिसके कारण इस तरह की घटनाएं देखी जा रही हैं, इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? आपको लगता है कि और सख्ती को बढ़ाया जाना चाहिए? आवश्यकता अनुसार सख्ती बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी, परंतु जैसा डॉक्टर वीएन मिश्रा ने कहा, वीएन मिश्रा जी को मैं जानता हूं, वो लोगों के लिए मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, और स्वतः स्फूर्त अपने खुद से ही वो तमाम लोगों की सेवाएं करते हैं स्वार्थ भाव से। तो मैं तो साधुवाद देना चाहूंगा आपको कि ऐसे व्यक्ति को आपने बुलाया इस कार्यक्रम में, और उन्होंने जागरूकता करने का, जागरूकता फैलाने का काम किया आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से। देखिए, सरकार का अपना एक रोल होता है, अपना एक दायरा होता है, कानून का अपना एक दायरा होता है, और बहुत बड़े पैमाने पर जब प्रथम लॉकडाउन लगा था तो उस समय कड़ाई बहुत ज्यादा की गई थी, जिसके कारण से बहुत सारी शिकायतें भी आई थी, और गांवों से, शहरों से, तमाम तरह के आप लोगों ने वीडियोस भी देखे होंगे कि गलत तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। परंतु वो कानून को पालन कराने के लिए प्रशासन इस तरह के काम करता है, लेकिन अगर जनता नहीं मानेगी और इसी तरह से लापरवाहियों को दोहराएगी तो निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा, प्रशासन अपना काम करेगा। यहाँ कांग्रेस के अपने मित्र को हम ये कहना चाहेंगे, 2-3 बात उन्होंने कही
राजधर्म को लेकर के। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि यदि इनके स्मृति में होगा, यदि इन्हें याद होगा, तो भोपाल का कांड इनको याद करना चाहिए। जब लोग तड़प तड़प के मर रहे थे और इनके पार्टी की सरकार थी, और उस समय राजधर्म किस प्रकार का निभाया था इन लोगों ने, उस अपराधी को चार्टर प्लेन दे करके देश से बाहर भगा दिया गया था। तो राजधर्म की कम से कम शिक्षा न दी। और दूसरी बात इन्होंने कही प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर, तो प्रधानमंत्री मोदी जी विशेष परिस्थिति में कभी कभी अपने मास्क को उतारते रहे होंगे या उतारते थे, इसमें संदेह नहीं है। ये वीडियो में हम लोगों ने देखा है। लेकिन हम इनसे पूछना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में इनकी सरकार चल रही थी, राजस्थान में इनकी सरकार चल रही थी, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, सर्वाधिक कोरोना के मरीज वहां क्यों हो रहे थे? वो चुनाव प्रचार तो बंगाल में कर रहे थे, और सबसे ज्यादा कोरोना का जो संक्रमण है वो इनके द्वारा शासित राज्यों में हो रहा था। अब तो पंजाब में भी स्थिति विस्फोटक है। तो इससे राजनीति न करें, मैं यही इनको सलाह दूंगा। राजनीति करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी और उसमें ये निरुत्तर हो जाएंगे। तो आपको नहीं लगा, तो आपको नहीं लगा कि आपने जो अभी पेंडेमिक में भी नहीं, तो गौरव जी आपको अभी ये महसूस नहीं हुआ कि अभी आपने जो ये तुलना कर दी 1984 के भोपाल गैस त्रासदी के साथ कि 1984 में इस तरह का गैस कांड हुआ था, अब आप उसमें फिर अर्जुन सिंह का भी आप नाम ले लेंगे, आप उसमें फिर एंडरसन का भी आप नाम लेंगे, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि वो महज एक गैस हादसा था? कोरोना में 1 साल का वक्त मिला है सरकार को लगातार कदम उठाने के लिए। अगर सरकार सख्ती करती, लोगों को ये समझाती कि आपको ये नियम मानने ही होंगे, इसमें दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो इस तरह की तस्वीरें तो सामने आती ही नहीं ना। नहीं, सरकार पालन करा रही है, बहुत जगह पे पालन करा रही है। अगर स्थिति ऐसी बनी रही, अभी तो देखिए लॉकडाउन की स्थिति चल रही है उत्तर प्रदेश में, अभी पार्शियल जो है छूट दी जा रही है, परंतु अगर लोग मानेंगे नहीं, पालन नहीं करेंगे, तो प्रशासन उसको कड़ाई से पालन कराएगा। ठीक है जी। गौरव मिश्रा जी, आपने कहा कि सरकार, महाराष्ट्र में सरकार है, वहां अलग अलग सरकारें हैं, वहां पर तो संक्रमण नहीं रुका। अब सरकार, संक्रमण सरकार देखकर तो आएगा नहीं। ऐसे में मैं चंद्रमोहन जी आपके पास आऊंगी। मैं उम्मीद करूंगी जो सवाल मैं आपसे पूछूंगी उसका आप पक्ष विपक्ष में करके जवाब नहीं देंगे। देखिए, लगातार ये अनुमान लगाया जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, अब कम जरूर हुए हैं लेकिन मौतों का आंकड़ा बरकरार है, लापरवाही भरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगर इस बीच एक बार फिर मामले बढ़ते हैं, जो तीसरी लहर की बात कही जा रही है, उस तरह की स्थिति देश के सामने आती है, तो कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी होगी? किस तरह सरकार प्रशासन का साथ देने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी? देखिए मीनाक्षी जी, मैं जिस पार्टी का नेता हूं और मेरे पार्टी का नेता पे मुझे गर्व है। कम से कम वो अपने देश की और देश की बात की सच को कहता है। वो ये बोलते हैं कि सच से देखो और सच से डरो मत, सच को सामने रखो। और यही वक्त है लीडरशिप का। लीडरशिप बन के सामने आओ, लीडर बन के सामने और बोलो कि ये गलती भी मेरी है और ये अच्छाई भी मेरी है और मैंने किया है। आप मित्र भी बोल रहे थे, गैस कांड की बात कर रहे थे, हमसे गलतियां हुई तभी 2014 में आपके बुलाए हुए गुब्बारों ने आपको सत्ता दी और दोबारा सत्ता दी। लेकिन बेशर्मी इस बात की है कि 2 बार आपको कांग्रेस की गलतियों से सत्ता मिलने के बाद 7 साल गुजर गए, लेकिन आपने आज तक कांग्रेस को कोसना बंद नहीं करा, देश का उद्धार नहीं करा आपने। आपको जब आपकी कमियां आपके सामने आती है, आपको नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी याद आ जाते हैं। लेकिन देश की सत्ता ने प्रचंड बहुमत आपको इससे दिया कि उनको लगा कि एक नेतृत्व, एक पार्टी देश के अंदर आके आज उनका उद्धार करने वाली है। लेकिन क्या उद्धार करा आपने? अब वो टॉपिक नहीं है, अगर मैं उस पर छिड़ जाऊंगा तो लोग जी मुझे रोक देंगे। लेकिन आपदा आई, प्राकृतिक आपदा आई, और देश के अंदर आपदा आने से प्राकृतिक आपदा ने सरकार का एक रोल मॉडल मांगा। क्या रोल मॉडल मिला आपने? आपने बिना प्राकृतिक की आपदा को जाने और समझे ताली और थाली बजा दी। 10 मिनट तक आपने कैंडल लगवा दिया। वो आपका समय नहीं था तैयारी करने का। जब देश सांसें मांग रहा था तो क्या आपको सांसों के सिलेंडर और ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगाने चाहिए थे? जब देश मास्क मांग रहा था, आपसे सैनिटाइजर मांग रहा था, तो आपको उन चीजों को किया। जब वैक्सीन का समय आया तो आपने 6.5 करोड़ वैक्सीन अपनी मुंह दिखानी, अपनी छवि के लिए बाहर देश में बेच दिए। जबकि मेरे देश का नागरिक, मेरे देश का बुजुर्ग, मेरे देश का युवा आज आपसे वैक्सीन मांग रहा है और आपके पास वैक्सीन नहीं है। आपको नेहरू जी, इंदिरा जी आ जाते याद। अरे सच तो मानो यार, क्योंकि राहुल जी बोलते हैं महाराज की सरकार में अगर डेथ हुई 90,000 हुई तो उन्होंने माना कि हुई। वो कहते हैं कि डेथ हुई। राजस्थान में अगर डेथ का आंकड़ा आया तो माना। राहुल गांधी जी ने अपनी सरकारों को बोला है कि जो डेथ का आंकड़ा है वो सच बताओ, क्योंकि सच बताने से देश की जनता के अंदर कोरोना के प्रति खौफ नहीं हटेगा। उन्हें डराने की जरूरत नहीं है कि ये वेव आएगी। वेव तो IIT दिल्ली बोल रही है, जो भी तीसरी वेव आ रही है उसका रेशो 40,000
पर डे का आ सकता है। तो क्या आज मुझे बता सकते हैं आप हमारी भारत की सरकार की क्या तैयारी है? क्या आज वैक्सीनेशन के, अभी मैं एक चैप्टर पढ़ रहा था जिसमें फाइजर के सीईओ ने बोला है कि हम फाइजर देना चाहते हैं लेकिन भारत सरकार ने परमिशन नहीं दिया। बता सकते हैं क्यों? आप किसको गुमराह कर रहे हैं? आप स्पुतनिक नहीं दे पा रहे, आप फाइजर नहीं दे पा रहे, आप कोविड कारण तो आपको भी मालूम है वैसे चंद्रमोहन जी, कारण तो वैसे आपको भी मालूम है कि इसके पीछे क्या वजह है। स्टोरेज की दिक्कत है, वो -10 से नीचे के तापमान में स्टोर की जाती हैं, इसलिए सरकार के पास अभी उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है। सरकार पहले उसको डेवलप करेगी ना, कारण तो आपको भी मालूम है। आलोक भाई, जब पुणे वाला जी हमारे पास थे, जब वो इनसे सुरक्षा मांग रहे थे, कौन आदमी थे जो उनको धमका रहे थे? एक देश की सरकार के होते हुए हमारे देश का एक प्रचंड व्यक्ति देश छोड़ के क्यों भाग गया? उसको उसकी वैक्सीनेशन के पैसे टाइम से क्यों नहीं मिले? जब वो एक सरल पाउडर तैयार कर सकता था उस समय जब WTO बोल रहा था कि इस चीज को पैटर्न बना दो और कंपनीज को दे दो, तो सरकार ने क्यों नहीं दिया? यही फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई तो सरकार ने क्यों नहीं मानी? सरकार यू टर्न तो लेती है, राहुल गांधी जी की बात तो मानती है, लेकिन तब मानती है जब वो बिल्कुल देश का नुकसान कर देती है। ये आपने नब्ज वाला आपने यहाँ पर ये प्रश्न पूछा और मुझे इस बात की बहुत ज्यादा यहाँ पर खुशी हो रही कि आप इस प्रश्न को बीच में लाए। डॉक्टर अनिल बलसन हमारे साथ है। जिस तरह की बात अभी चंद्रमोहन जी ने बोली कि अगर उस फॉर्मूले को दूसरी कंपनियों के साथ, दूसरी फार्मा कंपनियों के साथ हम साझा कर देते तो चमत्कार हो जाता, रातों रात बहुत ज्यादा उत्पादन बढ़ जाता और उससे पूरे देश को वैक्सीनेट किया जा सकता। क्या इस बात में दम है? क्या जो तमाम फार्मा कंपनियां हैं वो इसके लिए तैयार हैं कि वो वैक्सीन का उत्पादन कर सकती हैं? क्या उनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है? देखिए, ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि सडनली महामारी आई है और पेशेंट एकदम तेजी से बढ़े हैं। पूरा हेल्थ स्ट्रक्चर हमारा कोलैप्स कर गया था। हमारा हेल्थ बजट जो है वो 1% ऑफ GDP है, जबकि WHO के अकॉर्डिंगली किसी भी डेवलपिंग कंट्री का हेल्थ बजट 10% ऑफ GDP होना चाहिए। हमारे देश की पॉपुलेशन संसार में सबसे ज्यादा है, ऐसे में हेल्थ बजट ही नहीं है। ये तो अब कोरोना की वजह से इतनी लैब बन गई। जब कोरोना नहीं आया था तो हमारे देश में एक लैब थी जो टेस्टिंग करती थी। आज अब जैसे जैसे चीजें बढ़ रही हैं, ऑक्सीजन के टैंक लग गए हैं, तो एक अच्छी चीज है कि हम डेवलप करते जा रहे हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक मैं थोड़ा सा ये बात कहना चाहूंगा कि बीजेपी कांग्रेस के लोग जो है अब अपनी चीजों को छोड़ के एक मीटिंग बुलाएं अपोजिशन पार्टी के साथ, रूलिंग पार्टी, और मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाएं। टीवी मीडिया के ऊपर तो एक दूसरे को दोष करना कर देते हैं, जिससे लोगों के दिमाग में भ्रम होता है। अब रामदेव जैसे एक आयुर्वेदाचार्य जो अपने को बोलते हैं, उन्होंने वैक्सीन के बारे में गलत बोल दिया, उन्होंने दवाइयों के बारे में गलत बोल दिया। तो अगर ऐसे लोग बोलते रहेंगे तो इस मुहिम को बहुत धक्का लगेगा, लोग इसके कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि वैक्सीन लगवाएं कि ना लगवाएं। आज की तारीख में कोई 100% दवाई नहीं है इससे बचने के लिए सिवाय वैक्सीन के, और वैक्सीन भी 70% बचाती है। 20 या 30% लोगों को वैक्सीन शायद काम भी ना करे, तो लेकिन और कोई तरीका नहीं है। तो इसके बारे में जो भी लोग गलत बोल रहे हैं, किसी भी बड़े पद पर हो, उसको ना छोड़ा जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और लोगों को समझाया जाए कि थर्ड वेव अगर आई और हम अगर सावधानी रखेंगे, प्रिकॉशन रखेंगे, तो थर्ड वेव को हम बड़े बिल्कुल। डॉक्टर अनिल, आपने जो बात कही उसमें दम है, क्योंकि आपने कहा कि दोनों पार्टियों को एक होकर काम करना चाहिए ऐसी महामारी के समय में। और यही सवाल मैं मिश्रा जी आपसे पूछना चाहूंगी यहाँ पर, क्या आपको नहीं लगता कि अभी समय है गौरव मिश्रा जी कि अब दोनों पार्टियां एक हो जाए, आपकी तरफ से ही ये पहल की जाए, आप बुलाएं और एक कंबाइन अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए, जिससे कि अभी भी जो स्वास्थ्य कर्मी, जो आम लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, वो उसका पालन करने लगे और तीसरी लहर को आने से रोका जा सके? देखिए, कभी भी मोदी जी ने इस पूरे महामारी में किसी में भी भेदभाव नहीं किया, किसी प्रदेश में भेदभाव नहीं किया, पार्टी के आधार पर भेदभाव नहीं किया। ये एक प्रकार का दुष्प्रचार है। और जितनी भी बैठकें उन्होंने की हैं, सामूहिक रूप से की हैं, वर्चुअल बैठकें की हैं, और कोविड की सभी रणनीतियों में सबको अपना हिस्सेदार बनाया है। ये अलग बात है कि ममता बनर्जी जैसी एक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बार बार उसकी अवहेलना करती हैं और उससे अलग हट जाती हैं, परंतु ये ज्वाइंट लड़ाई है, सामूहिक लड़ाई है, सब मिलकर के लड़ रहे हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। बीएमसी मॉडल की सराहना सभी ने की, तो बीएमसी मॉडल की सराहना जो की, तो उसी बीएमसी के सीईओ ने केंद्र सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा की। आवश्यकता पड़ने पर जब उनको मदद की आवश्यकता थी तो केंद्र सरकार ने बहुत कम समय में उनको मदद उपलब्ध कराया। दूसरी, अभी डॉक्टर साहब ने बात कही, बहुत निवेदन के साथ हमको हम उन्हें आग्रह करना चाहेंगे कि देखिए,
रामदेव जी का आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। इस बहस में लाना उचित नहीं है, क्योंकि जब रामदेव जी का आप विषय लाएंगे तो बहुत सारी बातें उठेंगी, आईएमए की भी बातें उठेंगी और उससे कांग्रेस के कनेक्शन की भी बातें उठेंगी। कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस ने लॉकडाउन का विरोध किया, आप लोगों को ध्यान होगा, जनता के अंदर भ्रम फैलाया लॉकडाउन गलत है, पहले लॉकडाउन में। दूसरे में लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे, इसका हल्ला करना शुरू किया। जब वैक्सीन आ गई, ये वही कांग्रेस पार्टी है सर्वाधिक समय पर देश में सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाली पार्टी, और इनके काल में जब कोई बीमारियां आई हैं तो 40-30 साल बाद, 25 साल बाद वो टीके, वो वैक्सीन भारत में उपलब्ध हो पाई है। तो कम से कम इनको ये स्वीकार करना चाहिए कि भारत ने बहुत कम समय में वैक्सीन बना ली, और भारत बायोटेक की वैक्सीन भारत के द्वारा निर्मित है, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी भारत का है। वही वैक्सीन की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं गौरव जी, वैक्सीन की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब तक पूरा देश वैक्सीनेट नहीं होगा तब तक हम अमेरिका के पास है नहीं। ये लोग क्यों फाइजर की बात कर रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति है। क्या आवश्यकता है? ये लोग लॉबी, एक प्रकार से लॉबिंग कर रहे हैं उन कंपनियों की जिनका जा सके। नहीं तो उसका तो देखिए, उस पर विचार करने का पूरी तरह से उस पर विचार करने का अधिकार तो केंद्र सरकार के पास है, इसमें कोई देखिए प्रश्न नहीं है। विदेशों से हमको क्या लेना है, क्या भेजना है, आयात निर्यात, वैदेशिक संबंध, ये तो केंद्र सरकार के विषय, ये तो हम सभी जानते हैं ना, उस पर बहस है ही नहीं। बहस सिर्फ ये है कि मान लीजिए मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं, मैं वैक्सीन लगवाने के लिए किसी अस्पताल में जाता हूं और वहां के कर्मचारी इतने लापरवाह हैं कि ना तो मास्क पहन रहे हैं, ना ही सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया का ध्यान रख रहे हैं, और अगर वैक्सीन लगवाने के नाम पर ही मैं संक्रमित होकर अपने घर आ जाऊंगा तब मैं क्या करूंगा? नहीं, ये तो देखिए उस हॉस्पिटल प्रबंधन की कमजोरी है, कमी है, और उसको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, सख्ती से पालन करना चाहिए। मैंने तो आपको उदाहरण बताया, मैंने बीएचयू का उदाहरण बताया आपको, और वहां पे नियमों का पालन कराने में पसीना छूट जा रहा था लोगों का, ये स्थिति है। और अभी तो हमने देखा बड़े देशों में, जो विकसित देश है, वहां भी ऐसी ही वैक्सीन को लेकर के स्थितियां उत्पन्न हो गई थी। चीन में तो पूरी की पूरी भगदड़ मच गई और मारामारी हुई वैक्सीन को लेकर के। तो मेरा कहना यह है कि इसको सीमित दायरे में ब्रेकअप करके इनको करने की आवश्यकता है, और जहां सख्ती और दंडात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है वहां उसकी भी आवश्यकता है, उसको भी करने की जरूरत है। ठीक है, चंद्रमोहन जी आप कुछ कहना चाहते थे? देखिए, हमारे जो मित्र है ना, अभी तक की पूरी डिबेट के अंदर उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं सरकार का नुमाइंदे की तरफ से आ रहा हूँ, मेरी सरकार की क्या तैयारी है, ये नहीं बता पाए। तो उनका प्रश्न ये है कि आप इवेंट तो करते हैं, उस इवेंट का आप तैयारी नहीं करते, आप सुर्खियां बटोरते हैं और देश की जनता बेवकूफ है जो आपकी सुर्खियों पे विश्वास कर देती है। आप विवाद भी पैदा करते हैं, लेकिन देश की जनता आपके विवाद को मान जाती है, तो देश की जनता आपके नजर में खराब है। आप राष्ट्रवाद का मुद्दा पैदा करते हैं, उस पर देश को भ्रमित कर देते हैं। आज वैक्सीनेशन की बात हो रही है आपके पास से, लेकिन आपने वैक्सीनेशन पे कोई जवाब नहीं दिया। आप चले जाते हैं पहले कांग्रेस के समय के ऊपर, मैंने तो एक्सेप्ट करा है चैनल पे बैठ के, राष्ट्रीय चैनल के ऊपर, कि हमारी गलतियां थी, हमसे कमियां रही होंगी, हमें 2014 के अंदर तभी आपने सरकार जनता ने बदली, ये राहुल जी ने भी बोला। तो हमने तो सच का सामना करा और सच को स्वीकार करा है, और हमारे राहुल गांधी जी भी देश के नेतृत्व को यही कह रहे हैं कि लीडरशिप पैदा करो, लीडर की तरह सामने आओ। और आज राहुल जी के प्रश्नों से आप डरते हो, और राहुल जी ने जो प्रश्न करे हैं वो सब बेसिक प्रश्न करे हैं आपको। आपने उन सब प्रश्नों को माना भी है, यूटर्न भी लिया है, लेकिन आप विपक्ष के नेता का मान सम्मान नहीं करना चाहते। अगर आप मान सम्मान करते तो सर्वदलीय बैठक बुलाते, सब दलों को बुलाते और इस विषय के ऊपर चर्चा करवाते, हल निकलता। संसदीय समिति ने आपसे बोला था कि ये वेव आने वाली है, खतरनाक होगी, तैयारी करनी चाहिए। आपने तैयारी करी? नहीं करी। आपको आईएमए ने करा। आज चैनलों के ऊपर बड़े बड़े डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर पॉल बैठते हैं, तरेन बैठते हैं, गुलेरिया बैठते हैं, वो कोरोना के बारे में देश की जनता को बताते हैं, और आपका ढोगी बाबा आके बोलता है डॉक्टर टर टर टर, और 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद चले गए। अब ये ढोंगी बाबा कौन है? ढोंगी बाबा कौन है? रामदेव। और उसके ऊपर आपने कोई कार्रवाई करी? अगर ये किसी और किसी ने कहा होता, किसी धर्म मजहब ने, तो आप उसके ऊपर कई तरह के मुकदमे दायर करते। क्या आपका फर्ज ही बनता था कि देश के अंदर जब महानुभाव इतने बड़े बड़े डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर तरेन, डॉक्टर अनिल बंसल बैठे हैं, क्या उनसे बड़े हो गया एक 10वीं और 8वीं फेल बाबा? आप की लड़ाई लड़ना चाहते हैं अभी भी? और आज अगर आप उस बात को कहते हैं, असली राष्ट्रवाद यह है कि मेरे देश का नागरिक और मेरे देश का डॉक्टर
जो कई ज्यादा जाने दे चुका है, अगर वो कोरोना की थर्ड स्टेट और सेकंड वेव के अंदर ड्यूटी देता है अपने परिवार के सदस्यों को छोड़ के, तो हमें उसका मान सम्मान करना चाहिए। आप भूल गए कि आपने उसके ऊपर फूल बिछाए थे, लेकिन वो फूल बिछाए थे मैनेजर मैनेजमेंट करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए नहीं। अगर सुरक्षा करी होती आज आपको, तो आज आपको यहाँ बैठ के रामदेव का विरोध करना चाहिए था, लेकिन आपने विरोध नहीं करा, क्योंकि आप विरोध करेंगे नहीं। आपको रामदेव बाबा वोटर बैंक लगता है, उस वोटर बैंक से डरते हैं आप, इसलिए करते हैं। और वो कह रहा था कोई मेरे को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। क्यों, क्या कहा उन्होंने, याद है आपको कि मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता इस देश के अंदर? क्या बोल दीजिए, आप बोल दीजिए, तो हम उसे बता दें कि इस देश का माई बाप इस बहस से थोड़ी देर के लिए हट जाइए ना। बाबा रामदेव पर बहस नहीं है ना, और ना वो इतने बड़े व्यक्तित्व है ना पूरे देश के, उस पर नहीं, इस पर बहस है ही नहीं चंद्रमोहन जी, इस पर बहस अभी हमने एक दिन की थी ना आप लोगों के साथ, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए ना बाबा रामदेव को। बाबा रामदेव को अभी आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। डॉक्टर विजयनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विजयनाथ, हाँ आ रहा हूँ, उस पर बहस नहीं कर रहा, बेसिक इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि दर्द होता है। दर्द इसलिए होता है कि हम विपक्ष में हैं, हमें जनता ने नकारा है, हम उसको सत्य मानते हैं, लेकिन देश की जनता आप पे विश्वास करती है, तो कम से कम उस विश्वास के नाते देश के नागरिक जो मर रहे हैं, जो गंगा के किनारे और लाशों को कुत्ते चील खा रही हैं, अरे उसके लिए तो हाथ जोड़ के निवेदन है, सच बोल दो यार, उसके लिए तो वैक्सीनेशन पैदा कर दो। हमसे फिर गलती होगी, मैं फिर मानता हूं आपसे कि हमने शायद, आप कह रहे हो, लेकिन आज जो बंदे भ्रमित कर रहे हैं उनके आपने क्या कार्रवाई करी? चलो मैं तो बोलता हूँ आपकी पूरी बात आ गई। आपकी बात काफी हद तक सही भी है कि सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई दिग्भ्रमित कर रहा है, अगर कोई जानबूझकर ऐसे बयानों को दे रहा है जिससे कि देश का माहौल खराब हो सके, देश के अंदर एक अविश्वास की स्थिति पैदा हो डॉक्टर्स के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार को उस पर कोई ना कोई कार्रवाई तो करनी चाहिए। वो कार्रवाई कैसी होगी इसका निर्णय सरकार के ऊपर है। डॉक्टर विजयनाथ मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। डॉक्टर विजयनाथ, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कुछ ऐसे पेशेंट भी सामने आए थे जिन्होंने कार्डियक अरेस्ट की शिकायत की थी कोरोना से ठीक होने के बाद, ब्लैक फंगस के मामले लगातार आ ही रहे हैं कि जिन लोगों ने ऑक्सीजन का ज्यादा इस्तेमाल किया उनके ब्लड में जगह जगह नमी आई, और ब्लड में ज्यादा नमी आने की वजह से जो उनके टिश्यूज थे वो कहीं ना कहीं फंगल इंफेक्शन का शिकार हो रहे हैं। इस तरह के केसेस आ रहे हैं, उसके बावजूद लगातार इस तरह की लापरवाही अस्पताल कर्मचारियों के द्वारा, आप क्या अपील करना चाहेंगे प्राइम न्यूज के माध्यम से? देखिए, दो बातें मैं सबसे कहूंगा। पहले तो हम लोग डिस्कशन कहीं भटक गया, कुछ और मुद्दे डिस्कस होने लगे। मेन मुद्दा ये राजनेताओं के साथ बैठने में अक्सर होता है, जो आपने शुरू में कहा था कि मास्क लगाना और वैक्सीनेशन। अब मास्किंग का जो सबसे बड़ा बिहेवियर प्रॉब्लम है, जो आपने दिखाया कि हॉस्पिटल में भी स्टाफ नहीं पहन रहे हैं, और वहाँ के जो कर्मचारी जो बाहर से आ रहे हैं लोग, वो भी नहीं पहन रहे हैं। यही चीज मैं शहर और गांव के लोगों को भी कहूंगा। तो किसी तरह के जैसे जन जागरूकता कार्यक्रम, तो हम लोगों ने क्या किया कि जिन गाँव में हम लोग जाते हैं वहाँ ऐसा नॉन जन जागरूकता गीत बनाई, हमने नौटंकी के तरह से भी लोगों को जन जागरूकता किया। लोगों को कहा कि आप न हो तो डुगडुगी से भी लोगों को बताइए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे मास्क और वैक्सीनेशन। फिर जो लोग और नहीं समझे तो उनके लिए हम लोगों ने एक नृत्य नाटिका भी लोगों से कहा कि इसको बना के विभिन्न गाँवों में उसको यूट्यूब पर करके व्हाट्सएप से भी लोगों को भेजा। कहना यह है कि किसी तरह लोगों में जागरूकता, आप केवल डंडा से मार करके और नियम से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट करके, जैसे अभी हमारे एक सीनियर लीडर भी बता रहे थे यहाँ, तो एक बिहेवियर हम चेंज नहीं कर सकते इमीडिएट। बिहेवियर चेंज करने के लिए आपको जन जागरूकता कार्यक्रम को वाइड स्प्रेड लाना पड़ेगा। और जो आप बातें कह रहे हैं कि विकराल रूप अभी जो हमने देखा ब्लैक फंगस का, फिर कार्डियक अरेस्ट का, तो ये चीजें तो अब हम लोग थर्ड वेव ना आवे उसके लिए हम लोग को सारा काम करना चाहिए। और कहीं न कहीं ये लोगों को बताना चाहिए, जैसे हम लोग सिगरेट के डिब्बा, एंटी टोबैको डे है, उसके डिब्बे पर हम कैंसर का फोटो बनाते हैं कि देखिए दांत गल गया, गाल गल गया। डॉक्टर बंसल सर यहाँ है, हम चाहते हैं लोग लीफलेट करके भी लोगों को बांटे कि भाई देखिए इतने लोग इसमें चले गए। नहीं करेंगे कि सब गाँव के लोग, शहर के लोग एक दूसरे को जाने की, देखिए कितने लोग चले गए इस रोग से। अगर हम नहीं बचाएंगे तो जीवन मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने यहाँ पर बहुत अच्छे सुझाव दिए। हालांकि शिकायतें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में लोकतंत्र का अक्सर हिस्सा रही है। मीनाक्षी, यहाँ पर प्राइम न्यूज ने आज यही कोशिश की है कि हम अपने दर्शकों को समझा पाएं कि हम कोरोना के बीच में हैं, दूसरी लहर के बीच में हैं। आपने अगर लापरवाही की तो जो भी डॉक्टर्स
फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स आपके लिए अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए हर रोज अपने घर से निकलते हैं, आप उनके सारे किए कराए पर पानी फेर सकते हैं मीनाक्षी। बिल्कुल। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहां पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।